Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well। तो जी हम जीआई फार्माकोलॉजी के सेकंड पार्ट को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने जो है इंट्रोडक्शन लिया था और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनको हमने डिस्कस किया था और कौन कौन सी ड्रग्स जो है हम जीआई डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं वो उस चार्ट को हमने डिस्कस किया था। अब हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर को। देखिए नॉर्मली आपके जीआई ट्रैक में और आपके स्टमक में अल्लाह ताला की तरफ से क्या होता है कि जो HCl रिलीज हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास प्रोटेक्टिव फैक्टर म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है। यानी कि म्यूकस भी रिलीज हो रहा होता है, फिर वो चीज़ जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है। वरना HCl इज सो पावरफुल कि वो जो है आपके जो जीआई ट्रैक के अंदर आपकी जो लेयर्स प्रेजेंट हैं उनको डैमेज कर सकता है और अल्सर कॉज कर सकता है। लेकिन इस चीज़ से बचाने के लिए नॉर्मली हमारे पास म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर हो गया, अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये बैलेंस आउट हो जाता है। या तो फिर HCl बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है कि भाई जो आपके पास म्यूकस और बाइकार्बोनेट है वो सफिशिएंट ही नहीं है कि इस चीज़ को ओवरकम कर सकें। या तो फिर आपके पास HCl तो नॉर्मली रिलीज हो रहा है लेकिन म्यूकस और बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो ये जो है कंडीशन आपके पास एक डिसीज कॉज करवाती है, दैट इज कॉल्ड एज दी पेप्टिक अल्सर। कॉजेस की अगर बात करें तो पेप्टिक अल्सर का सबसे मेन कॉज जो होता है ना वो है हमारे पास HCl का ओवर रिलीज होना। ये बहुत सी वजूहत की वजह से होता है, जैसे कि जंक फूड खाने की वजह से और प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से, ये सब इसके कॉजेस होते हैं। और जो दूसरा मेन कॉज है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर करवा रहा होता है और ये बहुत ही एक खतरनाक सी कंडीशन बन जाती है। तो ये दो मेन जो है इसके कॉजेस हैं। अब अगर हम कुछ डायग्राम को देखें तो इस पे जो है हमारे पास जी ये वाली जो डायग्राम है ये फंडस ऑफ स्टमक में से हमने एक पार्ट को जो है लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर लगा हुआ है, हिस्टामिनिक रिसेप्टर लगा हुआ है और इसके अलावा गैस्ट्रिन के लिए हमारे पास रिसेप्टर लगा हुआ है। अभी तीनों या इनमें से कोई एक की भी अगर हम बात करते हैं कि अगर गैस्ट्रिन आया अपने रिसेप्टर पर लग गया तो क्या होगा, हिस्टामिन आया अपने रिसेप्टर पर लग गया तो क्या होगा, या तो फिर एसिटाइल कोलिन ने M2 रिसेप्टर पे आके जो है वो किया। होता क्या है कि M1 रिसेप्टर जो है आपके पास ब्रेन में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है। अब वो जो है इस वाले रिसेप्टर पे आके लग जाएगा। जब यहाँ पे आके लगेगा तो इन तीनों में की अगर हम जर्नलाइज बात करते हैं कि हर एक का यही फंक्शन है कि ये करते क्या है, ये जाके जो है आपके पास एडिनाइल साइक्लेज पे जाके लग जाते हैं, उसके लेवल्स को इंक्रीज कर देते हैं और जिसकी वजह से एटीपी विल कन्वर्ट इनटू दिस साइक्लिक एएमपी। ये बेसिक मैकेनिज्म है। फिर प्रोटीन काइनेस ए के लेवल जो है इंक्रीज हो जाते हैं। इन टर्न वो जो है जाके प्रोटोन पंप, ये जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम करके लगा हुआ है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस, इसको हम प्रोटोन पंप कहते हैं, यहाँ आके लगेगा और आपके पास होगा क्या कि ज़्यादा ये जो H आयन है वो बाहर जाएगा और पोटाशियम अंदर आएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, ये जो ल्यूमेन के अंदर आपने H को देख लिया ना, अब ये जाके क्लोरीन के साथ जाके Cl के साथ जाके बाइंड होगा और इस तरीके से HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और होता है, PGE2 रिसेप्टर भी होता है। PGE2 बेसिकली हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि जैसे यहाँ पे क्या था कि हमारे पास साइक्लिक एएमपी के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोटीन काइनेस के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे और प्रोटॉन पंप पे जाके लगेगा, प्रोटॉन पंप खुलेगा और H को बाहर निकाल देगा और पोटाशियम को अंदर लेगा। तो इस तरीके से इसका एक मैकेनिज्म था ना। लेकिन हमारे पास अगर PGE2 के ऊपर जाके लगता है तो क्या होगा कि आपके ये सारा काम उल्टा हो जाएगा, यानी कि साइक्लिक एएमपी के लेवल डिक्रीज होंगे,
ATP विल लेस कन्वर्टेड टू द साइक्लिक AMP, और फिर इसके अलावा प्रोटीन काइनेस के लेवल डिक्रीज होंगे और वो जाके जो है उस पर लगेगा नहीं, प्रोटोन पंप जो है वो फिर ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हम ट्रीटमेंट के उस पर यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिज्म हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। खैर ये तो एक जर्नल ओवरव्यू था। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एच पाइलोरी हो गया, आप क्या करें? फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी की वजह से हमारे पास पेप्टिक अल्सर है, तो क्या कर सकते हैं? दो तरीके की ट्रीटमेंट है, एक कोडापेल थेरेपी है और एक हमारे पास ट्रिपलेट थेरेपी है। कोडापेल थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम जो है 4 ड्रग्स दे रहे होते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में से जैसे कि मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब क्या है हमारे पास, ओमिपेराजोल है। टेट्रासाइक्लिन में से एक देंगे, और इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल और सबसैलिसाइलेट दे सकते हैं। और इसको रिमेंबर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है PTMS, यानी कि बचपन में वो होता है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उस तरीके से अगर आप करके याद करेंगे तो PTMS करके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, T4 टेट्रासाइक्लिन, M for मेट्रोनिडाजोल और S for सबसैलिसाइलिन, ये जो है हमारे पास थेरेपी है जो कि एच पाइलोरी में एक ऑप्शन होती है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो वो है कैप। कैप से कैसे याद रखेंगे? कैलिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और PPI यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यानी कि अच्छा, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो इसलिए जो है जैसे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स हैं और यहाँ पे एमोक्सिसिलिन और कैलिथ्रोमाइसिन है, तो इस तरीके से हम जो है कॉम्बिनेशन बना के देंगे ताकि हम एच पाइलोरी को ट्रीट कर सकें। तो उसको हम याद रख सकते हैं PTMS से, और यहाँ पे हम कैप से याद रख सकते हैं। तो हमारे पास ये तो थेरेपी हो गई एच पाइलोरी के लिए। और इसके अलावा हम क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं? हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है जी एंटासिड्स का, और इसके अलावा कुछ एंटासिड में हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये आ जाती हैं। और कुछ ऐसी ड्रग्स है जो कि एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर रही होती हैं, जैसे कि M1 एंटागोनिस्ट। देखिए वहाँ पे जाके अभी बेसिक हमने जो मैकेनिज्म डिस्कस किया था उसमें M1 H2 और PPI, और इसके अलावा हमने जो है गैस्ट्रिन की बात की थी ना, वो तीनों क्या कर रहे थे कि प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे, उसको उसकी ओपनिंग को बढ़ा रहे थे, और जिसकी वजह से जो है प्रोटॉन बाहर आ रहा था और पोटाशियम अंदर जा रहा था, और इस तरीके से जो है आपके पास एसिड का लेवल इंक्रीज हो रहा था। लेकिन PGE2 की जो मैंने बात की थी वो जो है आपके पास इस एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो PGE2 एनालॉग, यानी कि अगर हम उसके एनालॉग यूज करेंगे जैसे कि मीजोप्रोस्टोल है, तो आप जो है प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं और एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन हो गया। M1 एंटागोनिस्ट, यानी कि उसके इफेक्ट को जो है रिवर्स करेंगे और उसके इफेक्ट को जो है इनहिबिट करेंगे, तो एक ये आ गया। H2 एंटागोनिस्ट और PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस पे आ जाते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। H2 में रेनिटिडीन है। अब अगर हम बात करते हैं एंटासिड की, एंटासिड क्या होते हैं जी? एंटासिड बेसिकली हमारे पास वीक बेसिस होती हैं जो कि स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। ये क्या करती है? ये जो है प्रोटॉन जो कि ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन ऑफ द गट में, उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा को, कि म्यूकस रिलीज हो और गैस्ट्रिक म्यूकस जो है यानी कि गैस्ट्रिक GI ट्रैक की जो आपके पास म्यूकस है वो रिलीज हो, और वो क्या करवाए? प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करे अगेंस्ट दी HCl जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया कि ये क्या करेगा? दीज आर दी वीक बेसिस जो कि एसिड के साथ जाके रिएक्ट करेंगी और उसको न्यूट्रलाइज करवा देंगी, या तो फिर आपके जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं उनको जो है इंक्रीज करवाएगी, उसको स्टिमुलेट करेगी कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव है, और इसके अलावा ये जो है आपके पास क्या करवा रहा होता है? देखिए लैक्सेटिव है यानी कि
कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहा है। तो इसके साइड इफेक्ट पे अगर ओवर यूज हो जाए तो आपके पास साइड इफेक्ट पे डायरिया आ सकता है। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चूंकि डायरिया वगैरह में यूज हो रहा होता है तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, कॉन्स्टिपेटिंग एक्शन यानी कॉन्स्टिपेशन करवा देता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट की अगर हम बात करते हैं तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवा देता है और इसी वजह से इसको आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इसको यूज नहीं किया जाता। H2 एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट सिंपल मैकेनिज्म के H2 के ऊपर जाके एक्ट करेगी और उसके साथ कॉम्पीट करेगी और उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगी। इसमें जो सिमिटिडीन एंड अदर H2 एंटागोनिस्ट रेनिटिडीन, फेमोटिडीन एंड निजाटिडीन इनहिबिट स्टमक एसिड प्रोडक्शन स्पेशली एट द नाइट। लेकिन ये जो सिमिटिडीन है ना, सिमिटिडीन को अभी यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये जो है गायनोकोमेस्टिया आपके पास एक डिसऑर्डर होता है जिसको ये कॉज करवा देता है, इसलिए इसका यूज फिलहाल विड्रॉ है। यूजेस क्या हैं जी इनके, ये जर्ड में यूज होता है, पेप्टिक अल्सर डिसीज में यूज होता है, नोक्यूलर डिस्पेप्सिया में, और इसके अलावा इन प्रिवेंशन ऑफ द स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस इन सीरियसली इल पेशेंट। यानी कि जर्ड पेप्टिक अल्सर इंडिकेशन क्या होगी, पेप्टिक अल्सर में देंगे, जर्ड में भी दे सकते हैं, नोक्यूलर डिस्पेप्सिया में भी दे सकते हैं, और सॉरी नोक्यूलर नहीं, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया इसको कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक होगी। और अगर हम बात करते हैं ये जो है आपके पास स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस जो होता है उस पर भी जो है ये हम दे सकते हैं, सही है। अब हम बात करते हैं मेन, मेन जो होता है हमारे पास वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और घरों में भी हम देख रहे होते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ज़्यादातर यूज होता है। सेमिटिडीन, रेनिटिडीन, ये कुछ जो है हम बहुत ही कोई ऐसी कंडीशन हो कि पेप्टिक अल्सर हो गया तो यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है आपके पास घरों में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। और ये जो है राइजिक के नाम से भी आ रहा होता है, और और भी बहुत से जैसे कि कैप्सूल्स अवेलेबल होते हैं। ओमेप्राजोल उसका जो है जेनरिक होता है और बहुत से ब्रांड नेम से आ रहा होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की अगर बात करें तो ये जो ओमेप्राजोल है या अदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जैसे इसमोपेराजोल हो गया, लेंजोपेराजोल हो गया, पेंटोपेराजोल हो गया और रेबिप्राजोल हो गया, ये क्या होते हैं, लिपोफिलिक होते हैं, यानी कि लिपिड लविंग वीक बेसिस होती हैं ये जो है सोडियम पोटाशियम पंप के साथ जाके एक्ट बाइंड करेगा और इनहिबिट करेगा कि उस, अब देखो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप कौन सा पंप होता है, ये सोडियम पोटाशियम पंप और प्रोटॉन पंप ही है, इसके साथ जाके बाइंड करेगा और उसको ही इनहिबिट कर देगा कि भाई अब एसिड की प्रोडक्शन नहीं करनी। अप टू ए सर्टेन लेवल जब एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, और इसको जो है घरों में इसलिए भी यूज़ किया जाता है जब जो है आपको हार्ट बर्न फील हो रहा होता है, और इसके अलावा थोड़ा बहुत जैसे जीआई अपसेट फील हो रहा हो तो भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और प्रोटॉन पंप की ही एक्टिविटी को जाके डायरेक्टली जो है वो कम कर देगा, तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन समझा जाता है। ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ दीज ड्रग्स आर इंटेरिक कोटेड, इंटेरिक कोटेड होती हैं क्योंकि ये जो है आपके पास स्टमक में जाके इनको इनकी डिसोल्यूशन जो है वो स्टमक में जाके नहीं करवानी, बल्कि they have to go in the intestine after absorption in the intestine। ये जो है मेटाबोलाइज हो जाएंगी लिवर में और इनकी हाफ लाइफ क्या है, 1 to 2 आवर है। their duration of action are approximately 24 आवर, यानी कि जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कि कितने अरसे तक ये काम कर सकती है वो है 24 घंटे, एंड दे में रिक्वायर 3 to 4 डे ऑफ ट्रीटमेंट टू अचीव देयर फुल इफेक्टिवनेस। 3 से 4 दिन का ट्रीटमेंट फुल इफेक्टिवनेस के लिए, यानी कि मुकम्मल तरीके से ठीक होने के लिए 3 से 4 दिन का ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है। Proton pump inhibitors are most effective than the H2 antagonists for GERD and peptic ulcer, and equally effective in the treatment of the
नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया एंड द प्रिवेंशन ऑफ द स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग। देखें तभी तो यही बात की कि हम जो है ज़्यादातर H2 एंटागोनिस्ट वगैरह को नहीं देख रहे होते कि ये हमारे पास यूज़ हो रही, बल्कि आपके पास जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो अवेलेबल हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है आपके पास जर्ड और पेप्टिक अल्सर में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। जो H2 है ना, H2 एंटागोनिस्ट, वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितना जो है हमारे पास PPIs हैं। और अगर हम नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया की बात करें या तो फिर स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर की बात करें तो इनमें जो है इक्वली इफेक्टिव है। और ये जो है हमारे पास जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जो कि हमारे पास एक सिंड्रोम है, इस पे जो है इसके ट्रीटमेंट में भी यूज़ हो रहा होता है। अब अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें PPIs के, तो इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, लेकिन जो होते हैं उसमें जो है डायरिया, एब्डोमिनल पेन और हेडेक वगैरह ही आ सकता है, लेकिन एज सच इसका कोई साइड इफेक्ट है नहीं रिपोर्टेड। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में डिक्रीज द ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द विटामिन B12। विटामिन B12 के साथ अगर आप ले रहे हैं तो उसकी जो है बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। एंड सर्टेन ड्रग दैट रिक्वायर एसिडिटी फॉर देयर GI एब्जॉर्प्शन, और कुछ ऐसी ड्रग्स इनको जो है एसिडिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये क्या करेगा कि एसिड की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो कि एसिड की प्रेजेंस में जाके क्या होती है, मेटाबोलाइज होती है, जैसे कि डिजॉक्सिन है और कीटोकोनाजोल जो कि एंटी फंगल एजेंट है, और डिजॉक्सिन जो है हमारे पास कार्डियोटोनिक एजेंट है। तो इनमें क्या होता है कि आपको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन जब PPIs के साथ ले रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, एसिड तो डिक्रीज ही करना है ना हमने, तो ये जो है इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। सही। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो हमारे पास आ जाता है सुक्रलफेट। सुक्रलफेट जो है हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम सक्रोज सल्फेट भी इनको कहते हैं या सुक्रलफेट भी कहते हैं। ये क्या होता है, स्मॉल होते हैं, पुअरली सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पॉलीमराइज होते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, स्टमक के अंदर जाके एसिडिक इन्वायरमेंट में पॉलीमराइज होते हैं। ये जो पॉलीमर बनते हैं वो क्या करते हैं, वो इंजर्ड टिश्यू के साथ जाके बाइंड होंगे और प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देंगे, यानी कि वो हीलिंग को प्रमोट करेंगे। सुक्रलफेट जो है वो आपके पास, यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो क्या करता है, एसिलरेट करता है हीलिंग ऑफ द पेप्टिक अल्सर एंड रिड्यूस द रिकरेंस रेट। वो जो है आपके पास पेप्टिक अल्सर की हीलिंग को प्रमोट कर रहा होता है और उसके जो है रिकरेंस के चांसेस को भी रिड्यूस करता है। और इसके अलावा ये 4 टाइम डेली जो है ली जाती है। दिस इज नॉट फॉर कि आप इसको लें, ठीक है, इसलिए बताया नहीं जा रहा, बल्कि बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसलिए हम भी आपको उसी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, और ये जो है आपके पास इनसोल्यूबल होते हैं। जब इनको ओरली लिया जाता है ना, ओरल रूट से लिया जाता है, तो ये जो है इनसोल्यूबल होते हैं और अपना सिस्टमिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। और टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ही कम है। फिर अगर हम मिसोप्रोस्टोल यानी कि PGE2 एनालॉग की बात करें, सॉरी PGE1 था, E2 था, एक सेकेंड, E2 था बल्कि। अब ये जो मिसोप्रोस्टोल है वो म्यूकोजल प्रोटेक्शन को इंक्रीज कर देगा और इनहिबिट करेगा एसिड की सेक्रेशन को। इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अल्सर इन यूजर ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। एनसेड रिलेटेड जो अल्सर होता है ना, उसमें ये क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लेंगे, एनसेड्स जो है वो आपके पास GI साइड इफेक्ट जो है वो रखते हैं, और अगर आप एनसेड रिलेटेड आपको अल्सर हुआ है या एनसेड यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है अगर मिसोप्रोस्टोल लेंगे तो प्रोटेक्टिव जो एक्शन है वो इंक्रीज होगा और साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। ठीक है, बट इज़ नॉट वाइडली यूज बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ मल्टीपल डेली डोजिंग एंड पुअरली टॉलरेटेड एडवर्स इफेक्ट, जैसे कि GI अपसेट और डायरिया। लेकिन इसको जो है आजकल यूज़ इसलिए भी नहीं किया जा रहा क्योंकि इसकी मल्टीपल डोजिंग चाहिए होती है। अच्छा, जो जिन ऐसी ड्रग्स इनकी मल्टीपल टाइम डोज देना पड़े तो वो जो है पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट जो है उसको, मतलब पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज़ को कि वो बार बार दवाई खाएं। ठीक है, तो ऐसी ड्रग्स जो है वो हम थोड़े से यूँ समझते हैं कि पेशेंट इस चीज़ को कंप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसी ड्रग्स को हम
सेकंड चॉइस ही रखते हैं। इनको जो है इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये मल्टीपल डोजिंग इस पे चाहिए होती है। और इसके अलावा ये जो है कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं इसके, जिस पे जो है GI अपसेट और डायरिया वगैरह आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो कोलोइडल बिस्मुथ, बिस्मुथ जो है हमारे पास क्या होते हैं, इनमें मल्टीपल एक्शन होता है। जैसे कि ये जो है प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बनाते हैं अल्सरेटेड टिश्यू में, यानी कि जो टिश्यूज जो है अल्सर की वजह से डैमेज हो चुके हैं वहाँ पे जाके ये प्रोटेक्टिव कोटिंग भी बनाएंगे। और इसके अलावा म्यूकोजल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को भी ये स्टिमुलेट करेंगे कि भाई म्यूकस जो है अपना जो प्रोटेक्शन वाला मैकेनिज्म है वो परफॉर्म करे। और इसके अलावा इनका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी होता है और ये जो है आपके पास एंटीरोटॉक्सिन्स के लिए भी जो है इफेक्टिव होता है। ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे फिर से मिस्टेक आ गई, नॉन प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आप जो है ओवर द काउंटर इसको यूज़ कर सकते हैं। बिस्मुथ और सब सैलिसाइलेट की जो फॉर्मुलेशंस होती हैं उनको सैलिसाइलेट की जो फॉर्मुलेशन है उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टू रिड्यूस द स्टूल फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि डायरिया वगैरह के केसेस में, और लिक्विडिटी इन इन्फेक्शियस डायरिया में भी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक एडवर्स इफेक्ट है, ये क्या है कि ये ब्लैक स्टोन जो है वो कॉज कर सकता है। अब लास्ट हमारे पास है एंटीबायोटिक। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक आ गई, देखें। एंटीबायोटिक क्या है हमारे पास, जब आपके पास कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि एच पाइलोरी हो गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से, ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो गया एच पाइलोरी की वजह से, तो आपके पास क्या होता है कि एक ही हल है कि अगर एच पाइलोरी की वजह से हुआ है तो एच पाइलोरी को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इरेडिकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म ग्रेटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ रीअकरेंस, कि अगर हम इस ऑर्गेनिज्म को ही ख़त्म कर दें तो आपके पास रीअकरेंस के चांसेस कम है। तो आप जो है रेजिमेंट चूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कोडापेल थेरेपी और ट्रिपलेट थेरेपी में हमने बात की थी। तो कोडापेल में हमने बात की थी मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन्स की, जो कि पीपीआईज के साथ और इसके अलावा सबसैलिसाइलेट के साथ यूज हो रहे थे। और इसके अलावा हमने कैलिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन और पीपीआईज की बात की थी, जो कि ट्रिपलेट थेरेपी में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन में इसको यूज करके पेप्टिक अल्सर जो कि एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है, दैट इज नॉट द एनसेड इंड्यूस अल्सर, तो उस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। So that's all for the GI pharmacology. See you in the next one, in the next chapter. Allah Hafiz.